हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम एक और न्यू लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एक और न्यू टॉपिक के ऊपर आधारित रहेगा। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रीडिफाइनिंग वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और इसको हम पहले थोड़ा सा जो की टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद हम इसके जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है कि किस तरह से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मॉडल को रीडिफाइन करके अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया हो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल होता क्या है। तो ये जो मॉडल था ये यूनाइटेड किंगडम से आया है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हुआ करते थे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे क्या होता था कि एक सर्मोनियल हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो या तो मोनार्क होगा या तो प्रेसिडेंट होगा। एंड इसका जो सेकंड फीचर की बात करें, अगर मैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अंदर होता क्या था, तो पहले आपने याद रखना कि होता क्या था। वहाँ पे एक सर्मोनियल हेड हुआ करता था, या तो वो एक मोनार्क हुआ करता था, एक स्टेट का हेड, या प्रेसिडेंट हुआ करता था। उसके बाद अगर सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते थे, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते थे, या तो लेजिस्लेचर के हेड माने जाते थे। मतलब जो लेजिस्लेचर है ना, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वहाँ से उनको इलेक्ट किया जाता था, उनसे वहाँ से उनको ड्रॉन किया जाता था। तो वहाँ पे हमें पहले तो आपने देख लिया कि वहाँ पे जहाँ तो हमें एक सेरेमोनियल हेड देखने को मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट होंगे या तो मोनार्क होंगे, और उसके बाद सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं, ठीक है, और उनको लेजिस्लेचर से चुना जाता था। उसके बाद अगर मैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के फीचर्स की बात करूँ तो वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती थी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि जहाँ पे दो हाउसेस हमें देखने को मिलेंगी, वेयर द लोअर हाउस इज़ मोर पावरफुल। तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के अंदर क्या होता था कि लोअर हाउस जो होता था, जैसे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो अपना लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है, एंड वैसा ही वहाँ पे हुआ करता था, लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ करता था। बाई कैमरल वर्ड से आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो तरह की सिस्टम चलते थे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह का हमें वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के अंदर देखने को मिलता था। पावर का फ्यूजन होता था बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जैसे मैंने इंडिया के अंदर भी है कि हमें दोनों के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हुई देखने को मिलती हैं, लेजिस्लेचर के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं तो उसका लॉ मेकिंग का काम है, और एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन का है। उसके बाद अगर अगले फीचर की बात करूं तो यहाँ पे हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है कैबिनेट की पार्लियामेंट की ओर, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं ना, जो पार्लियामेंट सांसद जिसे आप बोलते हो, तो उसके लिए जो कैबिनेट बनाई जाती थी सरकार के द्वारा, आपने सुना होगा नहीं कि कैबिनेट बनती है, कुछ गिने चुने सरकार के लोग जो हैं वो कैबिनेट में बैठते हैं। तो वो जो कैबिनेट थी वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। कोई भी एक्शंस होगा, कोई भी डिसीजंस होगा तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा, कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टी डिसिप्लिन देखने को मिलता है और मेजॉरिटी रूल देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। पार्टी डिसिप्लिन का मतलब यही है कि यहाँ पे पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है और मेजॉरिटी रूल देखने को मिलता है कि जो पार्टी जो है जिसने मेजॉरिटी हासिल कर ली है वो मेजॉरिटी में आके अपना गवर्नेंस रन कर सकती है। यहाँ पे हमें एब्सेंस ऑफ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जहाँ जैसे मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पे हमें जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की बात करूँ या मैं यूके की बात करूँ। तो जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है ना, तो ये यूके से लिया गया है, ठीक है। तो यूके को हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल मानते हैं। मतलब यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल मानते हैं, जहाँ पे हमें रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलती है कि मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और अपनी जुडिशरी जो है वो उन दोनों ऑर्गन के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है। कोई रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है कि यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन में लिखा गया हो कि ये जो दायरा है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव का है या जो लेजिस्लेचर का है, ठीक है। तो इस तरह के हमें वहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद रीडिफाइनिंग द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, इसको बाद में समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। तो रीडिफाइनिंग ऑफ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इंडियन एक्सपीरियंस, इसके अंदर हम यही देखेंगे कि किस तरह से हमने जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल था
उसको रीडिफाइन करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपनी सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, अपनी हिस्ट्री के मुताबिक, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से हमने उसको अडॉप्ट किया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कहा गया है। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, डेवलप इन यूके, ठीक है, आपने सुना होगा कि मैंने बताया भी है कि यूके के अंदर ये डेवलप होता है। एंड इसका हमें जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली दोज कंट्रीज जो वंस पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हुआ करती थी, ठीक है। तो जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है जो यूके के अंदर डेवलप हुआ, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल हमें उन कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिला है जो कि कभी ना कभी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हुआ करती थी। एंड हाउएवर व्हेन दिस मॉडल वाज अडॉप्टेड इन डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे चाइना इंडिया की बात करूं, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको जब अडॉप्ट किया गया तो इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन की गई। अपने तरीके से उन लोगों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की, अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की ताकि उनके लिए ये बेस्ट साबित हो। एंड दिस प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इज रेफर टू एज ए रीडिफाइनिंग द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो जब उन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू जब वो गुजर रहे थे, जैसे उन्होंने इसको फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश की, तो उसी के प्रोसेस को, उसी की प्रेपरेशन के टाइम को हम क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अपने जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल था उसको रीडिफाइन कर रहे हो और अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कंट्री के अंदर अडॉप्ट कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। एंड जो कोर फीचर्स थे वो वैसे ही रहे, लेकिन उनको रीशेप किया अपनी नीड्स के मुताबिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक और अपनी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस के मुताबिक। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है कि जो जनता, उस कंट्री की जनता चाहती क्या है, फ्यूचर अपना किस तरह से देखना चाहती है, तो वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस के हिसाब से उन्होंने अपने उस वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको कुछ अपने फीचर्स मेंशन कर देने कि हमें वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद हम जो मेन क्वेश्चन है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि किस तरह से हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल को रीडिफाइन करके अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। तो पहला इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, कन्वेंशंस के ऊपर बेस था। कन्वेंशंस क्या होती हैं कि जो रीति रिवाज, जो कन्वेंशंस में भी गलत हो सकता है, लेकिन आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि जो कन्वेंशंस होता है जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, तो उसी के बेसिस के ऊपर जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, उसी को मॉडिफाई किया, उनसे इंस्पायर तो हुए लेकिन उसको मॉडिफाई किया। हमने एक डिटेल्ड वर्जन तैयार किया, डिटेल के साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सुप्रीम माना, ठीक है। इससे ऊपर कोई है ही नहीं चीज़, यही है सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। तो इंडियन कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो इंडियन के कोर्ट्स हैं आप मानते होंगे, जैसे जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इज अपेक्स बॉडी इन आवर जुडिशियल सिस्टम। तो उनको अलो किया गया है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी लॉ, कोई भी एक्शन जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको आप स्ट्राइक डाउन कर सकते हो, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस फीचर्स लिमिट द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड इंट्रोड्यूसेस चेक एंड बैलेंसेस। तो ये जो फीचर है ना जुडिशियल रिव्यू का, तो ये क्या करता है कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है ना, कभी भी कुछ भी लॉ वो पास नहीं कर सकती है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिमिट सेट कर देता है ये फीचर। और इससे क्या होता है कि हमें जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनके ऊपर हमें एक चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड फीचर की बात करूं जो कि हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल से ही इंस्पायर्ड होकर लिया है लेकिन उसको अपने तरीके से मॉडिफाई किया है, तो वो है हमारा रिपब्लिकन नेचर। रिपब्लिकन नेचर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इंडिया का जो रिपब्लिकन है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ठीक है। कि इंडिया के केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, जहाँ तो मोनार्क होगा या प्रेसिडेंट होगा जो हेड ऑफ द सेरेमोनियल हेड होगा, तो यहाँ पे जो सेरेमोनियल हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट है और उनको इलेक्ट किया जाता है। तो अगर मैं जैसे यूके की बात करूं तो वहाँ पे हमें हेरिडेटरी देखने को मिलता है कि जो सदियों से चला आ रहा है उसी का ही वंशज आगे मोनार्क होगा, वही उनका वहाँ का रूलर होगा। एंड दो द प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल हेड, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन गिव टू एन ऑफिस और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो मान लेते हैं कि जैसे ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल हेड है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको हम इलेक्शन के थ्रू जो है वो चुनते हैं। एंड इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हम डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को फॉलो कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड फीचर की बात करूँ फेडरल स्ट्रक्चर,
तो इंडिया कंबाइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद क्वाजी फेडरलिज्म। जैसे आपने सुना होगा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट्स पास हुई हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एक ऑथर की बात करूं या एक थिंकर की बात करूं जिनका नाम है के सी व्यारे, ठीक है, तो के सी व्यारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वो पूरा तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक क्वाजी फेडरल है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर पार्ट जो है हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है और कुछ पार्ट जो है वो हमें रिजिड देखने को मिलता है। मतलब कि ज़्यादा पावर जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स की जो पावर्स हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट डिवीज़न नहीं देखने को मिली है। तो उसी तरीके को, उसी चीज़ को देखते हुए के सी व्यारे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते हैं। तो हमने क्या किया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कंबाइन करने के साथ साथ हमने क्वाजी फेडरलिज्म को भी अडॉप्ट किया है, विच मीन्स जैसे विच इज़ एब्सेंट इन द यूनिटरी ब्रिटिश मॉडल। तो ब्रिटिश मॉडल के अंदर हमें ये एब्सेंस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमें देखने को मिलती है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड पावर्स, ठीक है। कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, जैसे मैं डुअल पॉलिटी की बात करूं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स जो है वो क्लियर कट तरीके से डिफाइंड हैं। कुछ ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे पावर डिफाइन है कि ये कौन सी पावर किस गवर्नमेंट से बिलोंग करेंगे और किस से नहीं करेंगे। एंड द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट, राज्यसभा जो अपर हाउस है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का फीचर्स भी हमें वेस्टमिनिस्टर मॉडल से ही लिए हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद फोर्थ फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें DPSPs देखने को मिलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज आल्सो वेलफेयर ओरिएंटेड। आपने सुना होगा कि जो हमारी सरकार है वो एक वेलफेयर ओरिएंटेड सरकार है, तो वैसा ही हमारी जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो भी वेलफेयर ओरिएंटेड है। मतलब कि लोगों का भला चाहती है, हमेशा हमेशा वही पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे लोगों का भला हो। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइड द स्टेट इन प्रमोटिंग द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस विच इज नॉट फाउंड इन द ब्रिटिश मॉडल एंड दिस एड्स अ डेवलपमेंटल एंड मॉरल डायमेंशन टू द गवर्नेंस। तो मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किए हैं, लेकिन हमें ये ब्रिटिश मॉडल के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते क्या हैं। ये एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं कि जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगी, उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए जिससे लोगों का नुकसान हो, लोगों का वेलफेयर इंश्योर ना हो। तो उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो कि ब्रिटिश के अंदर हमें नहीं देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपके लिए ये होमवर्क है कि आपने ये देखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से या किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ड्रॉन किए हैं या लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ फीचर की बात करूँ, यहाँ पे हमें एंटी डिफेक्शन लॉ एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो 1985 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की वो बनी रहे। जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होती हैं, जो अलग अलग तरह के फिनोमेनास होते हैं, उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ सिस्टम, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल था ना, उसके अंदर हमें ये नहीं देखने को मिलता है कि जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ हो। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब यही होता है कि जिससे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, वो क्या करता है कि अपने पॉलिटिकल गेन को अचीव करने के लिए अपनी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये चीज़ें हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई? 1985 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन ये जो फिनोमेना था, ये जो फिनोमेना होता है ना कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो ऐसा प्रोविजन हमें वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अंदर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर 1990s के बाद कोलिशन गवर्नमेंट हैव रिडिफाइंड द फंक्शनिंग एंड द एग्जीक्यूटिव रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी रूल। तो क्या होता है कि जब 1990s का दौर आया, 1990s का ट्रेंड के बाद क्या होता है कि कोलिशन पॉलिटिक्स जैसा चीज़ें हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमें INC का रूल देखने को मिला था, ठीक है। जब आज़ादी मिली उसके कोई 2 डेकेड्स तक हमें सिर्फ
कांग्रेस पार्टी का रोल देखने को मिला। लेकिन 1990s के बाद क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स इमर्ज होती हुई देखने को मिलती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का रूल था, जो एक ही सरकार का जो रूल चलता आ रहा था, उसको एक चैलेंज साबित होता है। तो ये हमें जो यूके का वेस्टमिनिस्टर मॉडल है उसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। सिक्स फीचर की बात करूँ, यहाँ पे हमें वाइब्रेंट जुडिशरी और मीडिया देखने को मिलता है। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जुडिशरी जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई बात आई, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आई हो, जब उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की बात आई हो, तो उस समय जो जुडिशरी का रोल जो है वो बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि जुडिशरी क्या करती है, अपना जुडिशियल एक्टिविज्म करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि जो उसके दायरे के अंदर नहीं भी है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके भी उस चीज़ों के ऊपर वो जजमेंट पास करती है, ठीक है, ताकि लोगों के जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। एंड स्टेपिंग इन व्हेन पार्लियामेंट्स फेल, मतलब कि जब पार्लियामेंट फेल हो जाती है ना लोगों के राइट्स को कंसिडर करने के लिए, तो उस समय जुडिशरी जो है वो एक अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है। एंड द मीडिया जो है, जैसे सिविल सोसाइटी हो गई, आरटीआई हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, तो ये भी एक ऐसे टूल इमर्ज हुए हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती है। एंड रीडिफाइनिंग हाउ ट्रांसपेरेंसी इज इंश्योर्ड बियॉन्ड द लेजिस्लेचर, तो ये फीचर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चैलेंजेस, अभी हम इसी क्वेश्चन का एक और डायमेंशन टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको रीडिफाइनिंग वेस्टमिनिस्टर मॉडल का जो मेन पार्ट था उसको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से हमने रीडिफाइन किया है अपने वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपने नीड्स के मुताबिक। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल था वो ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर सिर्फ उन्हीं की कंडीशन के मुताबिक, उन्हीं के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उन्होंने इसको अरेंज किया था। लेकिन इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 1950s के अंदर, लेकिन इसको सीधा कॉपी नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से कुछ इसके अंदर न्यू फीचर्स डाले। जैसे मैंने आपको बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, कोई भी सेरेमोनियल हेड या कोई भी हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा। हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया, जुडिशियल रिव्यू को अडॉप्ट किया, और उसी के साथ हमने वेलफेयर पॉलिसी, जैसे मैंने आपको डीपीएसपीस के अंदर समझाया कि जो सरकार होगी वो वेलफेयरिज्म को इंश्योर करेगी। उसके बाद ये जो प्रोसेस था रीडिफाइनिंग का, मतलब ओरिजिनल मॉडल जो था उसको मॉडिफाई किया हमने अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेकिन जब हम सिस्टम को रीडिफाइन करते हैं तो हर चीज़ स्मूथली नहीं चलती, कुछ नए तरीके बनते हैं, बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आते हैं। उन्हीं चैलेंजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हमने फेस किए इसको रीडिफाइन करने के बावजूद। हमने जब इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, रीडिफाइन करने के बावजूद भी हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस हुए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला चैलेंज हमारे अंदर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस हो गया पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है, स्पेशली जब रूलिंग पार्टी के पास हमें स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी देखने को मिलती है। तो मतलब जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है ना, उसके अंदर क्या था कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो पार्लियामेंट के होंगे, मिनिस्टर जो होंगे वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होंगे। मतलब कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई हैं या कोई भी ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ठहराए जाएंगे। लेकिन इंडिया में क्या हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर थे, कभी कभी इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो पार्लियामेंट को साइड कर लेते हैं और खुद के डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाता है बिना डिबेट्स के, बिल्स जल्दी जल्दी पास हो जाते हैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स की मर्जी के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड डिसरप्शंस ड्यूरिंग सेशंस। तो जो पार्लियामेंट्स की डिबेट्स होती थी, जैसे पार्लियामेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना ही नहीं है बल्कि उसके ऊपर एक सीरियस डिस्कशन करना भी है। तो आजकल क्या हो रहा है कि वहाँ पे डिसरप्शंस हो रही हैं, लोग वॉकआउट कर रहे हैं कि जब भी सेशन चल रहा है तो उसके बीच में से ही उठ के वो चले जा रहे हैं। उसके बाद बिल जो है वो 5 मिनट में ही पास हो रहा है, उसके अंदर कोई भी डिटेल्स के साथ डिस्कशंस नहीं हो रही है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने रीडिफाइन करके खुद को अडॉप्ट किया है। उसके बाद पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आ गई है। जैसे मैंने आपको पर्सनैलिटी कल्ट बताया कि जो पॉलिटिक्स है ज़्यादा लीडर्स के नाम के ऊपर हो रही है एज़ कम्पेयर टू पार्टीज़, वेयर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर बिकम द मोर पावरफुल देन द कैबिनेट। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू कैबिनेट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैबिनेट की, वो हमें इंश्योर होती हुई नहीं देखने को मिली है। जो कैबिनेट है
वो क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा है इतना जितना होना चाहिए था उसका। उसके बाद ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रही है, समटाइम्स वीकनिंग द फेडरल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरल स्पिरिट को हमने अडॉप्ट किया, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट किया है जिसके अंदर पावर जो है वो क्लियरली डिवाइड हो गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको भी हमें एक चैलेंजेस फेस होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो रही है डे बाई डे। उसके बाद जुडिशल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की लाइन ड्रॉ की गई है हमने अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो वो ब्लर होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो कभी कभी क्या कर रहा है कि उन बाकी ऑर्गन्स की पावर को ओवर रीच करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो काम लेजिस्लेचर का था, बल्कि अब लेजिस्लेचर वहाँ पे नहीं कर रहा है, बल्कि जो जुडिशरी है वो वहाँ पे अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह के हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये मेंशन कर लेते हो तो इसकी वजह से आपके क्वेश्चन के अंदर एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीडिफाइनेशन किस तरह से हम देखते हैं, मतलब कि सिर्फ इंडिया ही नहीं है जिसने वेस्टमिनिस्टर मॉडल को रीडिफाइन करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, बल्कि कुछ अदर नेशंस भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं मैं, कनाडा की बात करूं, उन्होंने भी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान हैव एक्सपीरियंस विद हाइब्रिड सिस्टम्स, तो मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इसको हाइब्रिड सिस्टम के साथ, मतलब अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। श्रीलंका भी इसकी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है, कभी वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल जैसे वेस्टमिनिस्टर टू प्रेसिडेंशियल मॉडल एंड बैक, मतलब कभी वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है और कभी उससे बैक हो रहा है, कभी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। तो इस तरह की हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती है। तो ये हमें ये दर्शाता है कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो एक रिजिड टेम्पलेट नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जिसको आप टाइम के साथ इवॉल्व कर सकते हो या टाइम के साथ अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो। कंक्लूजन मेंशन करना मस्ट होता है। कंक्लूजन के अंदर आप ये कह सकते हो कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है सर्व्ड एज ए फाउंडेशन फॉर मैनी डेमोक्रेसीज, ठीक है, कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल था वो बहुत सारी डेमोक्रेसीज के लिए, जब बहुत सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एज अ फाउंडेशन की तरह काम करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के लिए भी इसने फाउंडेशन का काम किया है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आधारित है। एंड इट्स सक्सेस लाई इन द एबिलिटी टू रिफाइन एंड रीडिफाइन एंड अडेप्ट द नीड्स एंड द डाइवर्स सोसाइटीज़, मतलब कि अगर हम इसके सक्सेस की बात करें तो सक्सेस इसकी तभी मानी जाएगी जब कोई एक कंट्री जो है वो अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी जो डाइवर्स सोसाइटी है उसके मुताबिक इसको रीडिफाइन करता है और अडॉप्ट करता है। एंड इंडिया एक्सपीरियंसेस शोज दैट डायनेमिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर हम इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है इसके रिलेटेड, ये हमें ये शो करता है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर आधारित है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ गया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, फेडरलिज्म है, वेलफेयर ओरिएंटेड हमारी इकॉनमी है, जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के प्रति काम करती है, एंड अकाउंटेबिलिटी and can go beyond colonial legacy to serve its people better। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर। एंड दस रीडिफाइनिंग द वेस्टमिनिस्टर मॉडल इज नॉट अ रिजेक्शन बट डेमोक्रेटिक इनोवेशन शेप्ड बाय कंट्री रियलिटीज एंड एस्पिरेशन। तो अगर हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल को रीडिफाइन कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी एस्पिरेशंस के मुताबिक अपनी नई नई इनोवेशंस ला रहे हैं, ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक रोबोस्ट डेमोक्रेसी बन जाए। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।